इसलिए ये समाज है तो मैं हूं, ऐसी अपनी सामाजिक चेतना का विकास होना चाहिए। मतलब समाज से परे मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। जब ऐसा अपने अंदर एक दृष्टिकोण बनेगा तो फिर हमारे अंदर इसके साथ ही एक और चीज प्रकट होगी, समाज और परिवार के प्रति समर्पण, डेडिकेशन फॉर द फैमिली एंड द सोसाइटी। जब तक डेडिकेशन नहीं होगा, जब तक समर्पण नहीं होगा, तब तक हम समाज के सही सदस्य का रोल नहीं निभा सकते। इसलिए सबसे पहला प्रिंसिपल बनेगा सामाजिक चेतना का विकास हो, यानी हमारे भीतर में समाज के प्रति, परिवार के प्रति एक समर्पण भाव पैदा हो। इनके उपकारों की लिस्टिंग हमारे अंदर हमेशा रहनी चाहिए। छोटा छोटा अनुभव पिता ही देते हैं, माता ही देते हैं, हम ले भी लेते हैं और समय के साथ भूल भी जाते हैं। आज का बच्चा यदि अपन देखें, इतनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद में कभी उनका इंटरव्यू लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि चलो बताओ, पूरी परीक्षा हुई आपकी, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना चली, तो उसकी तैयारी तो और 1-2 महीने पहले से बहुत फुल फ्लेश चल रही थी। तो इतनी तैयारी में आपको परिवार में माताजी ने, पिताजी ने, भाई ने, बहन ने, बड़े आपको मदद किया कि नहीं किया? तो बोलते किया। तो उनसे बोलते चलो बताओ कि परीक्षा पूरी जिस दिन होती है उस दिन आपके मन में सबसे पहला क्या ख्याल आता है? तो कोई बोलता है मुझे पिक्चर जाना है, कोई बोलता है मेरे को होटल जाना है, कोई बोलता है मेरे को तो घूमने फिरने जाना है बाहर, कोई बोलता है मेरे को मित्रों क्या जाना है, कोई बोलता है मुझे खेलने जाना है ग्राउंड पर। पर किसी के मुंह से यह नहीं निकलता कि आज मुझे घर की झाड़ू लगाना है, मम्मी ने बहुत झाड़ू लगाई, अब मैं भी नवी में आ गई हूँ तो मुझे भी झाड़ू लगाना चाहिए, आज मैं झाड़ू लगाऊंगी। कोई ये नहीं बोलती कि मम्मी ने इतनी रोटी खिलाई, आज मैं रोटी खिलाऊंगी मम्मी ने। कोई भाई ये नहीं बोलता, कोई बच्चा ये नहीं बोलता कि आज पापा का कंप्यूटर संबंधी काम मैं करके दूंगा, आज पापा के लेटर्स जो जाएंगे ऑफिस उसमें लिफाफा मैं करूंगा, उसको पैक मैं करूंगा, डिस्पैच मैं करूंगा। देखिए ये भावना क्यों नहीं आ रही? क्योंकि शायद हमने भी वो भावना नहीं। मतलब काम पड़े तो गधे को बाप बना लो, ये नीति तो हमको बिल्कुल अच्छी तरह से आती है। मौका परिस्थिति जिसको बोलते हैं, अवसरवादिता जिसको बोलते हैं। पर एक निस्वार्थ भाव से उपकारी के प्रति एक सहज डेडिकेशन हो जाए, एक समर्पण हो जाए कि नहीं, जितना हो सके मुझे इसकी सेवा करके अपना उपकार, अपना ऋण चुकाना है। उपकार का बदला लेना तो कहीं नहीं, उपकार का बदला लेने वाले कितने हैं? मुझे उपकार चुकाना है, अपकार को भूल जाना है, उपकार चुकाना है। मुझे कृतज्ञ नहीं होना है, मुझे कृतज्ञ बनना है। ऐसा भाव जिसके मन में होगा वो वास्तव में परिवार में रह लायक है। और जो ये भाव नहीं करता तो लंबे समय तक उसका परिवार टिक नहीं सकता। इसलिए परिवार में जीना है तो परिवार में जीने की पहली शर्त है परिवार के प्रति यानी समाज के प्रति एक समर्पण भाव, एक डेडिकेशन हो। जब दो चॉइस मिले, एक अपनी इच्छा से काम करने की और एक परिवार हित में काम करने की, तो क्या करना उसमें? अपना हित सेक्रीफाइस करना और परिवार का ही सर्वोपरि मानना। फेयोल नाम के एक मैनेजर हुए, उन्हें 14 प्रिंसिपल्स दिए किसी ऑर्गेनाइजेशन की मजबूती के लिए, उसकी सामूहिकता, उसकी यूनिटी बनी रहने के लिए। उसमें एक प्रिंसिपल यही है कि सबऑर्डिनेशन ऑफ द पर्सनल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अपना पर्सनल इंटरेस्ट जो है, अपना स्वार्थ जो है, उसको सबऑर्डिनेट कर दो, उसको गौण कर दो। किसके लिए? कंपनी हित के लिए, ऑर्गेनाइजेशन हित के लिए, संगठन हित के लिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो हमारा परिवार टिक नहीं सकता। इसके लिए आप उदाहरण से उनका याद कर लीजिए कि जो भरत के 98 भाई थे, उन्होंने क्या किया? मौका आने पर सैक्रिफाइस कर दिया। ठीक है, नहीं चाहिए हमें राज्य, हमारे बड़े भाई को दे देंगे हमारा राज्य। कितनी आसानी से, मतलब एक पिता का आदेश मिला कि भाई राज्य कितना ही प्राप्त कर लो लेकिन राज्य में सुख नहीं है, तो बेटों ने कहा ठीक है हम बड़े भाई को दे देंगे और हम 98 के 98 भाई आपके पास आकर के आपके चरणों में शिष्य बनकर के जिए। बहुत मुश्किल है राजा बनने के बाद वापस शिष्य बन पाना, लेकिन कितनी आसानी से सैक्रिफाइस कर दी।
संगठन नहीं टूटना चाहिए। संगठन है तो हम है, यदि संगठन नहीं रहा तो हमारी अस्थि क्या है? ये चेतना सबसे पहले विकसित, उसके बाद दूसरे नंबर बिंदु आएगा मनोवृत्ति की निर्मलता हो। चार भावों से हम हमेशा बचे। पहला है आवेश, दूसरा है गर्व या अहंकार, तीसरा है कपट और चौथा है संग्रह वृत्ति। आवेश और संग्रह वृत्ति, ये चार जिस परिवार के सदस्यों में कम होते चले जाएंगे उस परिवार की मजबूती उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। वास्तव में चीज हमें आकर्षित नहीं करती, चीज हमें मजबूर नहीं करती कि तुम मेरे लिए स्वार्थी बन जाओ, मेरे भोगी बन जाओ, मेरे बिना तुम जी ना सको, मुझ पर खुद डिपेंडेंट हो जाओ। ऐसा चीज मजबूर नहीं करती, वस्तु मजबूर नहीं करती, घटना मजबूर नहीं करती, माहौल मजबूर नहीं करता। हमारे अंदर की चार मनोवृत्तियां जो होती है, आवेश, अहंकार, कपट और संग्रह, ये चार हमें बार बार प्रेरित करते हैं कि हम स्वार्थी हो जाएं, हम भोगी हो जाएं, हम असहिष्णु हो जाएं। और ये जब स्थिति आती है तो उस समय गलतियां हो जाती है, नहीं चाहते हुए या नहीं उचित होते हुए भी हम आवेश कर डालते हैं और मामला बिगड़ जाता है। अब देखिए कि पूरे परिवार में 10 सदस्य रहते हैं, 10 सदस्य लंबे समय से शांति में नहीं रहते और एक सदस्य को किसी भी कारणवश कोई स्टिमुलेंट मिला, कोई उत्तेजक मिला माहौल से, और जैसे ही मिला और वो आवेश में आया क्योंकि उसमें असहनशीलता का भाव है, उसने सहनशीलता का अभ्यास नहीं किया और उसने मान लीजिए अपने अंदर की भड़ास को बाहर निकाल दिया। अब एक का आवेश क्या एक तक ही सीमित रहेगा? कुछ मिनटों में पूरे परिवार का दृश्य क्या होगा? जितने 9 के 9 सदस्य हैं, कोई काया से, कोई वचन से और कोई मन से, लेकिन आवेश में जरूर होंगे, क्योंकि हम में से कोई भगवान नहीं है और बहुत ऊंचे साधक भी नहीं है। इसलिए कोई आवेश करता है तो जैसे रोगों का इन्फेक्शन होता है, ठीक उसी प्रकार से आवेशों का इन्फेक्शन भी होता है। स्ट्रेस भी एक इन्फेक्शन वाला रोग है। एक व्यक्ति से स्ट्रेस दूसरे में ट्रांसफर होता है, दूसरे तीसरे में, तीसरे चौथे में। पति ने आकर के सिर्फ पत्नी को झल्लाहट से कुछ बोला और पत्नी को आया गुस्सा, पति पर नहीं निकाल पाई, अभी डरती है क्योंकि पति को बहुत ही तेज आवेश आता है। पत्नी डरती तो है लेकिन साथ साथ रहते रहते थोड़ी तो निडर हो गई। क्या करेगी? पत्नी बच्चों पर निकालेगी। बच्चों में भी सीक्वेंस है, जो बच्चा जितना बड़ा होता है माँ को उतना कम प्रिय होते जाता है और जितना छोटा होता है उतना अधिक प्रिय होता है। तो किस पर भड़ास निकालेगी? बड़े बच्चे। फिर बड़ा बच्चा को भी इन्फेक्शन होता है स्ट्रेस का, वो क्या करेगा? वो छोटे भाई छोटी बहन पर निकालेगा। फिर वो क्या करेगा? तो उसको कुछ मिलेगा नहीं तो वो खिलौना लेगा और जोर से टीवी फेंकेगा। ये इन्फेक्शन का रोग ट्रांसफर होता है। और इतना होते होते हो सकता है घर के किसी बुजुर्ग ने जिसने पैसा कमाया है, वो जब देखेगा मेरी टीवी फूट गई तो उसको आएगा आवेश कि माँ बच्चे को संभालती नहीं और माँ बोलेगी पति नहीं संभालता, ऐसा सब आपस में मिल जाएंगे। मतलब जैसे माचिस की तीली एक जला दी और माचिस की पैकेट में रख दी तो पूरी माचिस की तीली जल जाएगी। ठीक उसी प्रकार से एक व्यक्ति आवेश करता है तो पूरे घर का वातावरण अशांत हो जाता है। इसीलिए सावधान हो जाए। जब अनुकूलता हो, जब फेवरेबल कंडीशंस हो, जब मन शांत हो, उस समय प्रैक्टिस करना किस बात की? कि मेरे अंदर ये चार कलुषता न रहे, आवेश कम रहे, आवेश का लेवल कम होते जाए, संग्रह वृत्ति कम होते जाए, कपट नहीं करूं मैं किसी से, सदा सत्य बोलूं, सरल जीऊं, सत्य जीऊं, अहंकार नहीं रखूं कि मेरी हैसियत कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, मैं बहुत तुच्छ सा प्राणी हूं। ये चारों बार बार जितनी प्रैक्टिस में आते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली घर का वातावरण शांत होते जाएगा और यही हमें चाहिए।
इसलिए बार बार इन 4 पर काम कीजिए। यदि नहीं कर सकते हैं ऐसे थ्योरेटिकली तो इसको कुछ प्रैक्टिस में लाइए। आप लिस्ट बनाइए, इन 4 को एक रो में एक कॉलम में रखिए और इधर डेट्स लिख लीजिए 1 से लेकर 31 तक, और आप रोज भरिए उसको शाम को कि आज मैंने कितनों पर आवेश किया, कितनी बार आवेश किया, 2 बार, 4 बार, 1 बार, 0 बार। कब मैंने अपनी आत्म प्रशंसा की, कब अपना अहंकार जताया, कब अपमान हुआ तो मैं झेल नहीं पाया, मतलब मेरे मान ने मुझे दुखी किया, उसको नंबरिंग कीजिए कि कितनी बार हुआ। फिर कपट देखिए, मैंने कितनी बार कपट किया, कितनी बार मेरे अंदर चीजों को देख करके, व्यक्ति की बढ़ती को देख करके अंदर में लोभ बनता, संग्रह वृत्ति आई। किसी घर गया तो मैंने क्या सोचा उस समय, मुझे और बसाना या जितना बसाया वो वही बच जाना है। दोनों चीज आ सकती है। एक व्यक्ति जिसके घर में बहुत परिवार है, उसके घर में जाकर के हमारे अंदर दोनों भाव आ सकते हैं कि देखो कम में जी सकता है, फालतू इतनी मेहनत कर रहा है और इतना बसा रहा है और इतना भार ले रहा है अपने सिर पे। इससे तो हमारे भरोसा बच्चे जो कम सामान में गिनते हैं और खुश रहते हैं। सोच का ये नजरिया भी हो सकता है, और सोच का ये नजरिया भी हो सकता है देखो इसके यहाँ तो माइक्रोवेव आ गया, मेरे तो आया नहीं, देखो इसके यहाँ तो नए नए फर्नीचर, मेरे तो 400, 600, 800 पुराना, देखो इसके यहाँ बच्चे की शादी में इतना दहेज है, मेरे तो आए नहीं। ये वृत्ति भी हो सकती है, पर ये दुखी करेगी परिवार को। जड़ की जितनी लालसा है वो चेतन के बीच में भेद की दीवार खड़ी करेगी। एक नियम है, लालसा है जड़ की और दीवार खड़ी करेगी चेतन के बीच में, जीवों के बीच में, सदस्यों के बीच में। मतलब वो गहरी स्थिति है कि जड़ की लालसा छोड़ते जाइए, चेतन के बीच सम और समरसता अपने आप आएगी। अधिकार वृत्ति छोड़ते जाइए, अपने आप खुश रहेंगे। जैसे दूसरा पॉइंट हुआ कि मनोवृत्तियों को निर्मल बनाए। तीसरा बिंदु है जीवन में अनेकांत हो। अनेकांत कहते हैं कि अनेक दृष्टिकोणों से किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी घटना, किसी परिस्थिति को देख पाना। जब कोई घटना घटती है, जब कोई परिस्थिति आती है, तब उसको देखने का कोई एक ही पक्ष या एक ही पहलू नहीं होता, अनेक पहलुओं से हम उसको देख सकते हैं। और जब जो व्यक्ति अनेक पहलुओं से देखने में अभ्यस्त हो जाता है तो उसको आवेश नहीं आता। उस समय उसके मन में यह भावना नहीं आती कि मैं ही सही हूं। उस समय उसकी तैयारी हो जाती है कि मैं भी सही हो सकता हूं और सामने वाला भी सही हो सकता है। और जब ये भावना आती है तो उस समय वाद जो है संवाद में बदलता है, विवाद में नहीं बदलता। हेल्थी कन्वर्सेशन होता है, अनहेल्थी कन्वर्सेशन नहीं होता। जब मीटिंग्स होती हैं और मीटिंग्स में बात उलझती है तो उसके पीछे एकमात्र कारण जो है वो है दृष्टिकोण की संकीर्णता। हम अनेक पक्षों से घटना का मूल्यांकन नहीं कर पा रहे, वस्तु का मूल्यांकन नहीं कर पा रहे। एक गाड़ी खरीद करके लाना शोरूम से और परिवार के एक सदस्य ने बोला नहीं मुझे तो बिल्कुल न्यू मॉडल चाहिए। दूसरा व्यक्ति बोलता नहीं सेकंड हैंड भी चलेगी क्योंकि मुझे इकोनॉमी देखना है। तीसरा व्यक्ति बोलता है नहीं पैसा अच्छे से अच्छा खर्च करना है और बिल्कुल ऐसी गाड़ी लेना है इसका एवरेज, इसका इंजन बिल्कुल व्यवस्थित हो। चौथा व्यक्ति बोलता है तुम कैसी भी गाड़ी लाओ बस मुझे व्हाइट रंग की चाहिए। और सबने अपनी भी चॉइस रख दी। हो सकता है आपस में टकराए हो, पर हो सकता है इन सबका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। हमें कोशिश क्या करना है, कोऑर्डिनेट करना है सबको, समन्वित करना है सबको। हमें विभाजन रेखा खड़ी नहीं करना है, हमें समन्वित करने का प्रयत्न करना है। और यही कला है और यही प्रबंधन है, यही मैनेजमेंट की खूबी है। मैनेजमेंट कुछ नहीं करता है, जितने घटक हैं उनको एक सूत्र में ले आता है। एक बार की घटना है, दो मित्र थे प्राचीन काल में और दोनों पड़ोसी थे, पर पड़ोसी सिर्फ छोटे मोटे नहीं थे, दोनों राजा थे। राजा भी थे, दोनों मित्र भी थे और बहुत पक्के मित्र थे, घनिष्ठ मित्र थे। उनका राज्य अच्छी तरह चल रहा था
किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। कुछ सलाहकार कभी कभी ऐसे मिलते हैं जो कभी कभी तो विवाद नहीं होता है तो विवाद पैदा कर देते हैं। बॉर्डर लाइन को लेकर के एक राजा के मन में उसके सलाहकार ने एक सूचना दी कि पड़ोसी राजा जो है उसकी सेना ने हमारी सेना हमारे क्षेत्र में आ गया है, वो क्षेत्र में अतिक्रमण कर दिया है। इस राजा ने जैसे सुना, उसने कहा मेरा मित्र मुझे विश्वासघात कर रहा है, मेरे साथ इतना धोखा। शक्ति तो था ही, गुस्सा तेज आया, इतना तेज आया कि उसने कहा बात यदि सच है तो मैं हमला कर दूंगा, मैं आक्रमण कर दूंगा उसको। जब उसको कहा नहीं बात बिल्कुल सच है, 100% सच है, तो उसके मन में इतना गुस्सा आया, उसने आज्ञा दे दी कि सेना तैयार हो जाए और प्रयाण कर दिया। जैसे ही सूचना मित्र को मिली, मित्र का मित्र के प्रति विश्वास था, लेकिन जैसे ही सूचना मिली, उस सूचना में सच्चाई मिली कि आक्रमण हो गया है अपने ऊपर, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए। तो मित्र के मन में गुस्सा आया और इतना रोष आया कि उसने भी आज्ञा दी अपनी सेना को कि आक्रमण कर दिया जाए। दोनों की सेना कुछ ही दिनों में बिल्कुल बॉर्डर पर पहुंच गई और पहुंचने के बाद बिल्कुल सेट हो गई। तोपें जो थी उनका मुंह ऊपर की ओर हो गया, गन्स लेकर के सब तैयार हो गए, जिसके पास जो हथियार था बिल्कुल तैयार है, बस आदेश की तैयारी। ये स्थिति है। इतने में एक सज्जन व्यक्ति, एक सज्जन सलाहकार राजा के पास आता है। वो राजा को कहता है कि देखिए अपने से एक भूल हो गई, अपने बात की जो सच्चाई है उस सच्चाई को तो प्रूव किया नहीं और पहले स्ट्रेस पैदा कर लिया, पहले आवेश पैदा कर लिया, पहले गुस्सा हो गया। राजन थोड़ा रुकिए, थोड़ा सोचिए, आप ऐसा क्यों मान रहे हैं कि आप ही सच हैं? थोड़ा समझिए, इतने लोगों की हिंसा होगी, इतनी जन हानि होगी, इतनी जड़ हानि होगी, इतना नुकसान होगा, उसके जिम्मेदार कौन बनेगा? आप राजा हो, कर्तव्य आपका है, प्रजा की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। तो राजा के मन में चिंतन आया कि बात तो बिल्कुल सच है, मैं गुस्सा पहले हो गया और मेरे बात को समझा ही नहीं पूरा। हमारी भी स्थिति क्या होती है? अधिकांश स्थितियों में आप देखिए, घर में, परिवार में ऐसे सब में आत्मीयता होती है दूसरे के प्रति, लेकिन विवाद होता है तो किस कारण से होता है? तो उसका कारण होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब एक गलतफहमी होती है और गलतफहमी बाद में राई का पर्वत बनती है और झगड़े झगड़े हो जाते हैं। मतलब थोड़ा समझें कि कभी भी हमको रोष आए तो पहले हम चिंतन कर लें, उसके बाद रोष करें, बात की सच्चाई को प्रूव तो कर लें। उस राजा ने बहुत चिंतन किया और चिंतन करने के बाद में सैकड़ों, हजारों नहीं, लाखों लोग मर सकते थे, इतना बड़ा युद्ध था, लेकिन उस राजा ने एक चिट्ठी भेजी पड़ोसी राजा के पास। उसके मन में बदलाव आया, उसने चिट्ठी भेज दी और चिट्ठी पढ़ी और राजा ने गन्स डाउन, तो पे नीचे करना, मुझे अपने मित्र से मिलना है। आप बता सकते हो उसने क्या लिखा होगा? एक चिट्ठी बहुत लंबी चौड़ी नहीं थी, इतना ही लिखा था कि हे मित्र, आप भी सच हो सकते हैं, आप भी सच हो सकते हैं, आप भी सही हो सकते हैं। इतना सुनना होगा। वो मित्र का कोई युद्ध की जरूरत नहीं, अब मुझे मिलना है और अब मामला सिर्फ बातों से ही निपट जाएगा, अब कोई नुकसान नहीं होगा। आप सोचिए कि इतना सा वार्तालाप नहीं होता, अनेकांत का प्रयोग नहीं होता, तो कितनी बड़ी जनहानि होती। इसलिए हमें जीवन में, परिवार में एक परंपरा का विकास करना कि हम किसी भी घटना के लिए, किसी परिस्थिति के लिए, किसी कार्य के लिए जब जुड़ रहे हैं तो हम एकांत से सिर्फ अपने दृष्टिकोण को सही नहीं पाए, हम अनेकांत का प्रयोग करें, हम मल्टी डायमेंशनल व्यू देखें और हम देखें कि एक ही चीज को देखने के कई दृष्टिकोण है, हम सब दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करें और जितने जिसके दृष्टिकोण आते हैं सबको मिलाने का प्रयत्न करें। और यदि अनुचित नहीं लगता हो तो अपने दृष्टि
दृष्टिकोण को सेक्रीफाइस करना पड़े तो कर दे। लगता है कि मेरा दृष्टिकोण भी सही है, उसका भी सही है, लेकिन काम एक ही हो सकता है, तो क्या करना उसका? कोशिश करना अपना दृष्टिकोण ढूंढ कर दे कि काम तो एक ही हो सकता है, और उसका करे तो भी दिक्कत नहीं, अपना करे तो भी दिक्कत नहीं, तो ठीक है, उनके हिसाब चलते हैं। ऐसा दृष्टिकोण हो, अनेकांत का दृष्टिकोण हो, तो सास और बहू में तू में नहीं होगी, पिता और पुत्र में तू में नहीं होगी। मतलब जो तू में होती है, कहीं ना कहीं मन भिन्नता के कारण नहीं होती, मत भिन्नता के कारण होती है। और मत भिन्नता को मिलाना है तो अनेकांत का प्रयोग कर लेना। अनेकांत से मत एक के हो सकता है, मत में एकता आ सकती है अनेकांत के माध्यम से, तो ये प्रयत्न आपने करना। अगला बिंदु आता है, यदि हो सके तो थोड़ा विकास करके इस बिंदु तक पहुंचना। और ये बिंदु कहता है कि दृष्टिकोण सम्यक होना, दृष्टिकोण सम्यक होना। कहते हैं सम्यक दृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपालन, अंतर सु न्यारो रहे जेम धाई खिलावे पालो। जिसकी दृष्टि सम्यक होती है, जिसकी दृष्टि सही होती है, उस व्यक्ति की स्थिति कैसी होती है? तो रहता है परिवार में, कुटुंब में,